नमस्कार प्यारे बच्चों, सर्वत्र ज्ञानशाला के YouTube चैनल में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो विषय है ज्यामिति, मैथमेटिक्स का जो बेसिक लेक्चर है ज्यामिति। वास्तव में अगर हम देखें तो ज्यामिति क्या है, तो उसको जियो और मेट्री से तोड़ के अलग किया गया है। और ये कहा जाता है कि जियो का जो मतलब होता है वो भूमि से है और मेट्री का मतलब होता है मापना। तो भूमि को मापना ज्यामिति है। ये हमारी एक प्राचीन अवधारणा है। अगर आप इस बात पर जोर दें कि आज के जब कभी कह सकते हैं कि इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया तो उसका सबसे पहले ध्यान, अगर आप ध्यान देंगे तो प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं को जो उसके एटमॉस्फेयर में है, जो उसके वातावरण में है, उन सारी चीज़ों की ओर गया। उसने चीज़ों की शेप देखने शुरू किए, उसके साइज़ देखने शुरू किए, चीज़ों के बारे में परिकल्पनाएं देना शुरू किया। आप देखें तो हमारी जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें स्वास्तिक का चिन्ह प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता को तो आप छोड़ दीजिए, इससे पहले की जो हमारी सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हुआ करती थी। कहा जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक मिस्र एक विकसित राज्य हुआ करता था। उसमें एक जगह हुआ करती थी बेबीलोन, काफ़ी विकसित स्थान था। तो बेबीलोन के जो लोग थे वो प्रायः वहाँ के राजा महाराजा और वहाँ की जो आम जनमानस की लोग थे वो पिरामिड के बारे में जानते थे। पिरामिड का जो आकार होता है आप जानते हैं, इस तरह से एक ये फलक, इस तरह से एक ये दूसरा फलक, इस तरह से आप देखते होंगे पिरामिड होता है। और आपको मालूम होना चाहिए बेटा, पिरामिड की अपनी एक अद्भुत साइंस होती है। आज हम मेडिकल साइंस में जो तरह तरह की थेरेपी यूज़ करते हैं वो निश्चित रूप से पिरामिड पे ही डिपेंड होती है। और इंडिया नहीं, बहुत सारे कंट्री में इस थेरेपी का प्रयोग किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, पिरामिड के पीछे अपनी एक अद्भुत साइंस होती है। साइंस भी उसके आगे घुटने टेक देती है। और उस समय के लोगों ने, आज के हजारों साल पहले की बातें हैं, जब मैंने आपको बताया कि वहाँ के लोग पिरामिड के बारे में जानते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक बताया कि जो उनके फलक होते हैं उनके बीच में जो कोण होता है वो 52 डिग्री 51 मिनट। इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन, अब आप समझ लीजिए, बहुत बड़ी ताज्जुब वाली बात है। आप समझें कि ये आज की बातें नहीं है, ये हजारों वर्ष पहले की बातें हैं, जब इंसान का ध्यान ज्यामितीय आकृतियों की ओर गया था और उन्होंने चीज़ों के बारे में समझना शुरू किया। तो आज हम जो ज्यामिति का अध्ययन करते हैं ये कोई केवल आज का अध्ययन नहीं है, हजारों वर्षों से लगातार चला आ रहा अध्ययन है। तो अगर हम सबसे पहले ध्यान दें कि ज्यामिति वास्तव में ज्यामिति क्या है, तो इस पर कहा जाता है कि ज्यामिति के जो जनक हैं यूक्लिड, इन्होंने विस्तृत प्रकाश डाला है। यूक्लिड साहब ने जो विभिन्न तल होते हैं उनके संदर्भ में व्याख्या की। बिंदु होते हैं, रेखाएं होती हैं, उनके अपने झुकाव होते हैं, कोण होते हैं, उस संबंधों के बीच में बहुत सारे संबंधों को खोजने का प्रयास किया। तो इसका जो हम अध्ययन है बारी बारी से अगले लेक्चर्स में करते रहेंगे। सबसे पहली बात आती है जो ज्यामिति में हमारी सबसे छोटी आकृति है, उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसको कहते हैं बिंदु। क्या कहते हैं? बिंदु। वास्तव में अगर आप ध्यान दें, ये ज्यामिति की सबसे छोटी आकृति है, बिंदु। और आज अगर आप इस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो कोई भी आकृति जो बनी हुई है उसके जो पथ हैं वो कहीं ना कहीं विभिन्न बिंदुओं का समूह से मिलकर बना होता है। तो इसकी परिकल्पना के बगैर ज्यामिति में आगे बढ़ना बहुत ही कठिन कार्य है। आप इस परिकल्पना को छोड़ करके ज्यामिति में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूरी बातों को समेट कर नहीं चल रहे हैं। सबसे पहली बात हम समझने का प्रयास करेंगे वास्तव में बिंदु है क्या। अगर आपसे हम पूछें कि बिंदु क्या है तो आप इसका क्या जवाब देंगे? क्या इसकी कोई निश्चित लंबाई आपको दिखाई दे रही है? सर कहेंगे कि नहीं। क्या इसकी कोई निश्चित चौड़ाई आपको दिखाई दे रही है? नहीं।
आप इसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते। ना तो इसकी कोई निश्चित लंबाई है, ना तो इसकी कोई निश्चित चौड़ाई है, और जब लंबाई और चौड़ाई निश्चित नहीं है तो उसका क्षेत्रफल भी निश्चित नहीं होगा। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं। साथ में अगर आप देखें तो कोई भी आकृति हो, चाहे वो ज्यामितीय आकृति को अगर हम देखें, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो वृत्त हो, चाहे वो गोला हो, चाहे वो बेलन हो, चाहे वो शंकु हो, सारी आकृतियाँ कहीं ना कहीं उन सब आकृतियों में बिंदुओं का एक पथ जरूर होता है। आप देखें तो इस पर बहुत सारे बिंदुओं का बिंदु पथ है जिनसे मिलकर के ये आकृतियाँ बनी होती हैं। तो वास्तव में ये क्या करती है, ये एक स्थिति को दर्शाती है। बिंदु क्या करता है, किसी एक स्थिति को दर्शाती है, और इसका अपना अक्ष अगर आप ध्यान दें, जब इसका कोई लंबाई और चौड़ाई ही नहीं है तो उसकी 0 डायमेंशन होती है, शून्य अक्ष होता है। हम निश्चित रूप से जब इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं है तो इसके क्षेत्रफल के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर आप देखें तो जो हमारा भूगोल विषय है, भूगोल विषय के अंतर्गत अगर जाएं तो इसकी एक विस्तृत परिकल्पना हमको देखने को मिलती है। कहा जाता है कि जब हमारा जो पृथ्वी थी, जो हमारा ब्रह्मांड था, वो सबसे पहले एक बिंदु के रूप में ही संचित था, और जब बहुत ज़्यादा ताप दाब वहाँ पर आया तो उसके बाद एक बृहद विस्फोट हुआ जिसके कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उसकी भी परिकल्पना इस जो हमारे एटमॉस्फेयर में चीज़ें आज आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की बन गई, देखें तो उसकी हाइपोथेसिस वास्तव में उसी बिंदु से आती है। तो मैंने ज्योग्राफी के साथ आपको कनेक्ट किया। आप चीज़ों को सही से समझने का प्रयास करें। कोई भी आकृति हो, उन सब पर चाहे आप बेलन ले लें, चाहे आप शंकु ले लें, चाहे आप वृत्त लें या गोला लें, और भी बहुत सारी ज्यामितीय आकृतियां हैं। उन ज्यामितीय आकृतियों की जो परिकल्पनाएं हैं वो विभिन्न प्रकार के बिंदुओं के समूह से मिलकर के पूर्ण होती हैं, और आप बिंदु की परिकल्पना के बगैर किसी भी ज्यामितीय आकृति को अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। अब हमने जो बिंदु को समझ लिया, मैंने बताया कि इसका जो डायमेंशन होता है वो 0 होता है, शून्य अक्ष होता है इसका। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। अगर हम उन सारी चीज़ों को ध्यान से देखें तो हमें उन सब सारी चीज़ों में हमको कोई ना कोई तल जरूर नज़र आता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जैसे कागज़ है, अगर हम कागज़ को देखें, सपोज दैट हमारे पास ये कागज़ है, ये कागज़ का है, तो अगर हम देखें जो चीज़ें कागज़ के तल में होती हैं, ये कागज़ का हमारा तल है, और जब कागज़ के तल में होती हैं तो निश्चित रूप से कह सकते हैं उसकी अपनी एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। ये कहा जा सकता है जो चीज़ें कागज़ के तल में हैं उनकी अपनी एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, और वो निश्चित रूप से, जैसे कि ब्लैक बोर्ड देखें सपाट है पूरी तरह से, वो निश्चित रूप से आप देखें तो पूरी तरह से सपाट हो जाता है। तो ऐसा तल जो समतल होता है वो पूरी तरह से सपाट होता है। तो हम समतल चीज़ों को भी समझने का प्रयास करेंगे, और किन चीज़ों के तल वक्र नुमा होते हैं, वक्र तल होते हैं, उन चीज़ों को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए अलग अलग उदाहरणों से इसको हम समझने का प्रयास करें। हमारे पास एक गेंद है। अगर मैं कहूं कि ये गेंद आप जो देख रहे हैं, क्या इस कागज के तल पर पूरा इसका जो पृष्ठ है, पूरा पृष्ठ है, ये कागज के तल को पूरा ढक रहा है? आप कहेंगे नहीं सर, इसका एक ही बिंदु जिसके सापेक्ष गेंद टिकी हुई है वही सिर्फ ढक रहा है, बाकी सब ऊपर उठा हुआ है। तो जब मैंने बताया ये पूरी तरह से सपाट नहीं है, ये उठा हुआ है। एक बिंदु के सापेक्ष ये टिका जरूर है अपने तल से, लेकिन बाकी का जो इसका पूरा भाग है इस गेंद का, ये पूरी तरह से उठा हुआ है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं ये समतल नहीं है, ये वक्र तल है। ये कौन सा तल है? ये समतल नहीं है, ये वक्र तल है। अगर आप ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देखने का प्रयास करें आपके आसपास, जैसे कि हम देखें, ये एक हमारे घनाभ के आकर की एक चीज़ हमारे पास है, इसको हम देखें तो इसमें कुल 6 इसके पृष्ठ हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से जब हम कभी घनाभ को विस्तृत पढ़ाएंगे
तो घनाभ की बहुत सारी चीज़ें, इसके विकर्ण कौन से हैं, घन घनाभ में अंतर क्या होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस प्रकार से बदलती हैं, इन सारी चीज़ों को, शीर्ष कौन से होते हैं, विकर्ण कौन सी, इन सारी चीज़ों को विस्तृत चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन हम अभी इसको समझने का प्रयास करें तो कोई भी घनाभ की जैसी आकृति है तो इसके कुल 6 पृष्ठ हैं। अगर हम देखें तो 6 पृष्ठ इस पे हैं, और अगर इसको हम कहें कागज के तल में इसका एक पृष्ठ हम देख रहे हैं पूरा पूरा ढक जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये पूरा पृष्ठ क्या है, समतल है। दूसरा पृष्ठ देखें ये भी ढक जा रहा है, ये भी समतल है। ये वाला पृष्ठ देखें ये भी ढक जा रहा है, ये भी समतल है। तो समतल का मतलब ये होता है ऐसी सारी चीज़ें जो कागज के तल में हैं, सपाट हैं और उस तल को पूरा ढक जाती हैं, वो कैसी होती हैं, समतल होती हैं। और जो कागज के तल को नहीं ढक पाती, उनका कोई ना कोई भाग अवश्य ऊपर उठा होता है, जिसके कारण उनका पूरा पृष्ठ जो है कागज को नहीं समेट पाता, कागज के साथ नहीं जो है बिछ पाता है। तो आप कह सकते हैं वो सारी चीज़ें वक्रतल में आती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको वक्रतल नज़र आएगा। अगर आप देखें तो हमारे पास एक ये बेलनाकार चीज़ है, एक बेलनाकार आइसक्रीम है। अगर आप देखें तो इसका जो नीचे का पृष्ठ है वो तो पूरा ढका हुआ है, लेकिन और सारा भाग ऊपर उठा हुआ है। उल्टा देखते हैं, ये भी पृष्ठ नीचे जो है पूरा ढक जाता है, लेकिन ये भाग ऊपर उठा हुआ है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसमें दो समतल हैं, ये पूरा ढक लिया, कागज का तल इसको मान लेते हैं, ये पूरा ढक लिया, और ये भी देखें पूरा ढक लिया। तो इस तरह से अगर हम समझें तो इसके दो क्या हुए, दो समतल हुए, और ये आपका जो भाग है ये वक्रतल हुआ, जिसके कारण ये ऊपर उठा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आप इसको अच्छी तरह से समझने के लिए लुढ़कने वाली जो वस्तुएं हैं और जो खिसकने वाली वस्तुएं हैं उन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आप इनके तलों को अच्छी तरह से डिफाइन कर पाएंगे। कुछ चीज़ें आप जैसे कि लुढ़कने वाली चीज़ों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो मान लिया कोई भी आकृति जैसे जो बेलनाकार है, जैसे इस मार्कर को हम लेते हैं, तो ये बेलनाकार एक आकृति है। अगर इसका हम बोर्ड पर चित्र बनाने का प्रयास करें, कुछ इस तरह से आएगा। तो अब आप देखिए इस पृष्ठ के परितः ये चीज घूम रही है, लुढ़क रही है, तो इसीलिए क्या है, ये पृष्ठ इसका क्या है, वक्रतल है। लुढ़कने वाली चीजें वक्रतल से जुड़ी हैं, और प्रायः जिनको हम खिसका सकते हैं, जिससे हम खिसका सकते हैं, वो सारे पृष्ठ क्या होते हैं, समतल होते हैं। जैसे कि आप देखें तो कागज के तल में ये खिसकता रहेगा, कागज के तल में इसका ये पृष्ठ खिसकता रहेगा, कागज के तल में ये पृष्ठ खिसकता रहेगा। तो खिसकने वाली चीज़ों को हम लिंक करते हैं समतल चीज़ों से, और जो लुढ़कने वाली चीज़ें होती हैं उनको हम लिंक करते हैं वक्रतल के साथ। अगर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक सिक्के को हम देखें तो आप सिक्के को देखेंगे, सिक्के के यहाँ पर आपको दो पृष्ठ नज़र आते हैं, आप हेड एंड टेल दो पृष्ठ साफ साफ नज़र आते हैं। तो एक कागज़ के तल में ये पूरा ढक जाएगा, एक इसका ये पृष्ठ हुआ, दूसरा कागज़ के तल में ये पूरा ढक जाएगा, इसका पूरा दूसरा पृष्ठ हुआ, एक ये पृष्ठ हो गया, एक ये पृष्ठ हो गया, और निश्चित रूप से खिसकेगा। तो ये समतल है, एक ये समतल है, इसके परितः पूरा खिसकेगा, और एक इसके परितः पूरा खिसकेगा। ये दो समतल हो गए इसमें। लेकिन एक पृष्ठ इसका ऐसा भी है जिसके परितः ये पूरा लुढ़केगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये लुढ़केगा। तो आप कह सकते हैं इसमें दो समतल हैं और एक क्या है, वक्रतल है। तो निश्चित रूप से बच्चों मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आप देखें तो इसमें ये पूरा पूरा वक्र पृष्ठ है। आप देखें तो इसका जो पृष्ठ है वो पूरी तरह से वक्रनुमा है, इसीलिए इसको हम वक्र पृष्ठ कहेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास में उपलब्ध हैं। जैसे कि हम शंकु को देखें, जो हमारी आइसक्रीम बच्चे खाते हैं, ये ज्यामितीय आकृतियां आगे की कक्षाओं में आपको देखने को मिलेगी। अभी इसकी शब्दावली, जो ज्यामिति की शब्दावली है, उसको आप धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे, और जब बातें आपको बार बार यही सारी चीज़ें आपके साथ चलेंगी तो आप उन प्रश्नावली की जो चीज़ें हैं उनसे आप रूबरू होते जाएंगे, और फिर बाद में आपके लिए चीज़ें कठिन नहीं रहेंगी। अगर आप देखें तो ये एक हमारी आइसक्रीम नुमा एक शंक्वाकार आकृति है। तो नीचे का जो भाग है वो वृत्ताकार है इस तरह से,
और आपको पता होना चाहिए वृत्त जो होता है वो समतल होता है। क्यों? क्योंकि जब किसी कागज के तल पे वो पूरा पूरा ढक जाएगा, तो जब कागज के तल को ढक जाएगा तो नीचे का सिरा तो समतल हो गया, लेकिन एक पृष्ठ ऐसा भी है जिसके परिता वो लुढ़केगा, ये ऊपर वाला। तो इसमें आप देखेंगे तो एक ये वाला पृष्ठ समतल हुआ और ये वाला जो पृष्ठ है वो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पृष्ठ जिसके परिता वो क्या होगा, पूरी तरह से लुढ़कने का प्रयास करेगा, तो एक इसका वक्रतल हो जाएगा। तो लुढ़कने वाली चीजें और खिसकने वाली चीजों के साथ हम समतल और वक्रतल की जो अवधारणा है उसको जोड़ने का यथासंभव प्रयास करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपकी पुस्तक में भी दिए हुए हैं ताकि आपको चीजें सही से समझ में आए। इसका गणित में बड़ा महत्व है, मैं आगे चर्चा इस पर करूंगा। अगर आप इन समतल और वक्रतल की अवधारणा से वंचित रह गए तो आगे की जो प्रश्नावलियां हैं कहां कहां पर समस्याएं आएंगी, मैं आपको इंडिकेट करने का प्रयास करूंगा। देखिए, मैंने आपको जैसे कागज का जो तल है उसको लगभग मैंने समतल मान लिया, और उसको अगर मान लिया हम अपरिमित बढ़ाते हैं, चारों दिशाओं में बहुत दूरी तक बढ़ाते चले जाते हैं, तो हम यहां से बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी भी समतल में बिंदु के बाद जो हमारी अगली चीजें आएंगी वो मुख्य रूप से हम तीन बातों को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। एक तो आपका रेखा, दूसरा है आपका किरण, और तीसरा है आपका रेखाखंड। लाइन, रेज एंड लाइन सेगमेंट। वास्तव में अगर आप देखें तो रेखा की जो मैं बात कर रहा हूं, किसी समतल में स्थित, मान लिया यहां पर कोई बिंदु P है और ये बिंदु कोई Q है, तो P से इधर की ओर कोई भी चीज हम प्रोग्रेसिव कर देते हैं और ये बहुत आगे दूर तक चली जाए। इसी तरह बिंदु Q से हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ये भी आप देखें तो बहुत दूर तक चली जाए। तो रेखा का मतलब क्या है? आप देख रहे हैं इसका इधर वाला छोर भी निश्चित नहीं है और उधर का छोर भी निश्चित नहीं है, चाहे दायां छोर हो या बायां छोर हो, दोनों छोर निश्चित नहीं हैं। और जब दोनों छोर निश्चित नहीं हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं उसको क्या कहा जाता है, रेखा कहा जाता है। और हम इसमें बात करते हैं समतल की, समतल में स्थित कोई रेखा, समतल में स्थित कोई रेखा। दूसरी चीज आती है किरण। क्या होती है किरण में? क्या है कि किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और एक सिरा उसका प्रोग्रेसिव होता है, एक सिरा लगातार आगे बढ़ने की ओर अग्रसर रहता है, तो एक बिंदु इसका निश्चित है और एक बिंदु अनिश्चित है, इसको हम लोग कहेंगे किरण। जैसे कि एक उदाहरण लें, हम तीनों उदाहरणों की एक साथ हम चर्चा करेंगे और अगली बात आती है रेखाखंड की। तो वास्तव में रेखा से ही रेखाखंड का निर्माण हुआ। अगर आप देखें जैसे कि इसी में कोई दो बिंदु हम मान लें, उन्हीं को आधार मान लें, इसको काट दें, तो रेखा से उसका खंड किया गया, लाइन से सेगमेंट किया गया, तभी उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। आप देख सकते हैं इसके दोनों बिंदु निश्चित हैं, प्रारंभिक बिंदु भी निश्चित है, अंत बिंदु भी निश्चित है। लेकिन किरण में प्रारंभिक बिंदु तो निश्चित है लेकिन अंत बिंदु का कुछ पता नहीं है, ये और आगे प्रोग्रेसिव है, कहां तक जाएगा हम नहीं कह सकते। और इसी प्रकार आपने रेखा में देखा कि P और P के सापेक्ष ये इधर और उधर Q के सापेक्ष उधर, हम कह नहीं सकते हैं ये कहां तक जाएगा, तो दोनों अंत बिंदु यहां पर निश्चित नहीं है। तो कह सकते हैं ये उदाहरण है हमारा रेखा का। व्यवहारिक तरीके से अगर हम देखें तो व्यवहार में इसका कोई सटीक उदाहरण नहीं है। चूंकि हमें ज्यामिति में अध्ययन करना है तो परिकल्पनाओं के साथ जुड़ने का हम प्रयास करते हैं। कहा जाता है लगभग और लगभग हम मान लेते हैं जो नदी के किनारे हैं, हम जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान के सापेक्ष देखते हैं वो बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं, उसको हम रेखा का उदाहरण मान लेते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सटीक जानकारी नहीं है प्यारे बच्चों। किताबों में आपके नदी के किनारे दिए हुए हैं और ये दिया हुआ है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक जो बिजली के तार होते हैं वो भी आप देखते हो लगातार चले रहते हैं, तो इनके दोनों अंत बिंदु निश्चित नहीं है। लेकिन आप देखें
तो चाहे नदी हो, उन दोनों का किनारा कहीं ना कहीं निश्चित जरूर होगा, लेकिन हम इस परिकल्पना को पूरा करने के लिए लगभग और लगभग इसके बराबर मान लेते हैं। तो जब भी हम अपने क्लासरूम में इसको अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, बहुत सारी गलतियां हमसे होती हैं। कई बार हम कह देते हैं 5 सेंटीमीटर की रेखा खींची। क्या 5 सेंटीमीटर की हम रेखा खींच सकते हैं? रेखा की माप निश्चित ही नहीं हो सकती जब इसके दोनों बिंदु प्रोग्रेसिव हैं, हमको पता ही नहीं है कितनी लंबाई का होगा। हम इसकी लंबाई क्या माप सकते हैं? हम कह नहीं सकते इसकी लंबाई कितनी होगी। हम क्या इसकी लंबाई माप सकते हैं? टॉर्च का बल्ब जब हम जलाते हैं तो उसकी रोशनी कहां तक जाएगी, हमको कुछ अता पता नहीं। सूर्य की रोशनी, दीपक की रोशनी, आप देखते हैं एक सिरा जहां से दीपक सूर्य है वो तो फिक्स है, और उसके बाद उसकी रोशनी कहां तक जा रही है, आगे तक प्रोग्रेसिव है, कुछ पता नहीं, अंत बिंदु हमको नहीं पता है, तो इसकी भी निश्चित लंबाई हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार अगर हम रेखाखंड की बात करें तो रेखाखंड में इसका प्रारंभिक बिंदु भी निश्चित है, अंत बिंदु भी निश्चित है, तो निश्चित रूप से इसकी लंबाई हम माप सकते हैं। तो जब भी हम बात कहेंगे तो 5 या 6 या 10 किसी भी माप का हमने रेखाखंड खींचा, ना कि हमने रेखा खींची। ये गलतियां अक्सर बच्चे करते हैं कि कह देते हैं 5 सेंटीमीटर की रेखा खींची। रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। जब उसको हम डिफाइन करना चाहते हैं, चूंकि मान लिया था यहाँ पर कोई बिंदु P है, P के सापेक्ष इधर बढ़ाया, Q के सापेक्ष इधर बढ़ाया, तो इसको डिनोट करने के लिए हम लोग PQ अब इस तरह से एरो लगा देते हैं ताकि आपको पता चले ये रेखा है। किरण की जब हम बात करें, जैसे मान लिया हमने किरण के बारे में कहा, तो PQ को इस तरह से निशान लगा देते हैं। एक सिरा इसका निश्चित है, दूसरा प्रोग्रेसिव है। और जब हम रेखाखंड की बात करते हैं, मान लिया PQ को रेखाखंड है तो इसके ऊपर इस तरह से लगा देते हैं, ये रेखाखंड का निशान होता है। तो किरण क्या होती है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होती है, इसको हम अगर जड़ से और बेहतर समझने का प्रयास करते हैं तो प्यारे बच्चों, यहां मैंने समतल की अवधारणा क्यों दी और वक्रतल की अवधारणा क्यों दी, इस चीज को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे। मैंने समतल में क्यों कहा? समतल में स्थित कोई रेखा या किरण या रेखाखंड, अब बताइए मुझे। ये मान लिया एक गोला है, एक गेंद है, ये गोलाकार आकृति का है। आपको मालूम होना चाहिए वृत्त और गोला में बहुत सारा अंतर होता है। आगे जब हम द्विआयामी चित्र और त्रिआयामी चित्रों की व्याख्या करेंगे तो विस्तृत चर्चा करेंगे गोला और वृत्त में क्या क्या अंतर होता है, लेकिन अभी हमारा जो विषय है उस पर चर्चा करते हैं। अब देखिए बच्चों, हम भूगोल में हमारा एक टॉपिक आ जाता है पृथ्वी, और पृथ्वी में हम देखते हैं जो बीचों बीच से जो रेखा जाती है, जो बीचों बीच से लाइन जाती है, उसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। लेकिन क्या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहना उसको ठीक है? आप विचार करिए। मैं क्यों समतल और वक्रतल की बार बार चर्चा कर रहा था? इसलिए कर रहा था बेटा, क्योंकि बेटा समतल में आप रेखा खींच सकते हैं, ये एक वक्र है, और वक्र पर आप वृत्त की परिकल्पना कर सकते हैं, ना कि रेखा की। इसीलिए आपको देखने को आया होगा कि जो अब ज्योग्राफी की किताबें आ रही हैं, वो आप देखे होंगे 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा जहां लिखा होता था, अब वहां लिख के आने लगा है 0 डिग्री भूमध्य रेखा की जगह पर विषुवत वृत्त। विषुवत रेखा की जगह पे लिखने आने लगा है विषुवत वृत्त। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कर्क रेखा लिखा जाता था, अब उसको लिखा जाने लगा है 23.5 डिग्री कर्क वृत्त। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको मकर रेखा लिखा जाता था, अब उसको लिखा जाने लगा है मकर वृत्त। आप देखिए ज्योग्राफी में भी चीजों को बदलने का प्रयास किया गया, क्योंकि परिकल्पनाएं ठीक तरह से नहीं थी उसमें, अब उसको सही किया गया पुस्तकों में। तो आप, मैंने बताया कि समतल में स्थित रेखा हो, किरण हो, रेखाखंड की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं, लेकिन वृत्त पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर गोला के अंदर जो पृथ्वी गोलाकार है, उस गोला पर अगर हम रेखा को खींचने की बातें करते हैं तो वो हमारी हाइपोथेसिस कहीं ना कहीं सही नहीं होती है। इसीलिए जो बीच से जाने वाली है उसको हम लोग कहते हैं विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त, मकर वृत्त। इस तरह से आप चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। अगली बात आ जाती है, हमने इसमें ये जाना कि जो रेखा होती है उसमें दोनों अंत बिंदु इसके निश्चित नहीं होते, इसलिए इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती। किरण जो होती है
उसमें एक अंत बिंदु निश्चित होता है और दूसरा निश्चित नहीं होता, इसलिए हम इसमें भी नहीं कह सकते इसकी लंबाई कुल कितनी होगी। और रेखाखंड में दोनों अंत बिंदु निश्चित होते हैं, इसीलिए इसकी निश्चित लंबाई अवश्य होती है। प्यारे बच्चों, इस रेखा पर स्थित बहुत सारे बिंदु होते हैं। व्यवहार में अगर हम देखें तो रेखा का कोई उदाहरण इसलिए नहीं देखने को मिलता, इस ब्रह्मांड के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि इसका असीमित विस्तार कितना है और किस रूप में है। इसीलिए हम समतल में स्थित चीजों को इधर भी बढ़ाते चले जा रहे हैं, उधर भी बढ़ाते चले जा रहे हैं, दाएं और बाएं दोनों ओर। लेकिन ये कितना बढ़ेगी, अभी इसके बारे में गणितज्ञों के अपने अपने अलग अलग विचार हैं। बहुत सारी चीजें अभी हाइपोथेसिस आने इस पर बाकी हैं, लेकिन इसको जब हम ज्यामितीय रूप में पढ़ने का प्रयास करें, इसको आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो हम इसमें निश्चित रूप से समझेंगे इसी रेखा पर स्थित असंख्य बिंदु होते हैं, जिसके कारण इसका निर्माण होता है। इस तरह से आप देख रहे हैं। तो अगर आपसे कोई कहे किसी भी रेखा पर कुल कितने बिंदु स्थित होते हैं, आप कहेंगे अपरिमित होते हैं, निश्चित नहीं, असंख्य बिंदु होते हैं, हम उसको गिन नहीं सकते कितने बिंदु होंगे। जब एक ही रेखा पर स्थित बहुत सारे बिंदु होते हैं तो उनको कहा जाता है संरेख। एक ही रेखा पर स्थित बिंदुओं को क्या कहा जाता है, संरेख बिंदु। अगली बात आती है कि एक बिंदु से कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर आप देखें, एक रेखा आपने किसी समतल में ये खींच ली, किसी समतल में एक रेखा ये खींच ली, किसी समतल में एक रेखा ये खींच ली, किसी समतल में उसी बिंदु से जाने वाली ये रेखा खींच ली, उसी समतल में इस बिंदु से जाने वाली ये रेखा खींच ली, एक ये रेखा खींच ली। कितनी खींच सकते हैं भाई? आप अनंत रेखाएं खींच सकते हैं जो एक बिंदु से जाने वाली हो। ये संगमन बिंदु है इन सारी रेखाओं का, यहां संगम हो रहा है इस बिंदु पर। मान लिया ये बिंदु P है, तो किसी एक बिंदु से असंख्य रेखाएं आप खींच सकते हैं। अगर हम बात करें बेटा यहां पर कि किन्हीं दो बिंदुओं से, किसी समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से किसी समतल में स्थित, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, किन्हीं दो बिंदुओं से होकर कुल कितनी रेखाएं आप खींच सकते हैं, तो आप कहेंगे सर एक मैंने ये रेखा खींची, इनसे जाने वाली। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? और कोई पॉसिबिलिटी है? आप कहेंगे जो इन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाए, सिर्फ एक ही रेखा खींच पाएंगे और कोई भी रेखा नहीं खींच सकते आप। अगर हम कह दें किसी समतल में स्थित किन्हीं तीन बिंदुओं से होकर कुल कितनी रेखाएं खींच पाएंगे आप, तो आप ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये एक रेखा खींच दी, लेकिन ये तब है जब एक ही रेखा पर स्थित बिंदु है, संरेख बिंदु है, तब आप एक रेखा खींच सकते हैं। लेकिन अगर मान लिया तीन बिंदु संरेख नहीं है, एक रेखा में नहीं है, तो आप निश्चित रूप से यहां पर देखें तो दो अलग अलग रेखाएं होंगी। एक रेखा, आप तीन बिंदु अगर संरेख नहीं है तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं रेखा खींच भी सकते हैं और नहीं भी खींच सकते हैं। खींच कब सकते हैं? जब बिंदु संरेख होंगे। और खींच कब नहीं पाएंगे? जब बिंदु क्या होंगे? असंरेख होंगे, जब बिंदु एक ही सीध में नहीं होंगे। आप देखें तो यहां पर त्रिभुज की जो अवधारणा है वो इसी से आती है, असंरेख बिंदु से ही त्रिभुज की अवधारणा आती है। आगे हम जब चर्चा करेंगे तो उस पर विस्तृत वार्ता करेंगे कि असंरेख बिंदुओं से कैसे त्रिभुज का निर्माण हुआ, वो चर्चा हमारे बाद में चर्चा का विषय है। तो हमने देखा ये संगमन बिंदु था, एक बिंदु से कुल असंख्य रेखाएं आप खींच सकते थे। एक ही समतल में स्थित दो बिंदुओं से एक रेखा आपने खींची और तीन बिंदुओं से देख रहे हैं कि निश्चित नहीं है कि एक रेखा खींच भी पाएंगे या नहीं, ये निर्भर करता है वो बिंदु एक ही सीध में है या नहीं है। तो आपने देखा ऐसा क्या हुआ, एक बिंदु था तो असंख्य हो गई, दो बिंदु था तो एक ही रेखा रह गई, तीन बिंदु हो गया तो कह नहीं सकते। इस विषय पर आप थोड़ा सा सोचने का प्रयास करिएगा, फिर आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज हम लोगों ने जाना रेखा क्या है, किरण क्या है, रेखाखंड क्या है, संरेख बिंदु क्या होते हैं, रेखा पर स्थित कुल कितने बिंदु होते हैं, जो हमारी कागज का पृष्ठ है उसको अपरिमित रूप से चारों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं हम। इन सारी चीजों को लेकर के हमने चर्चा की। प्यारे बच्चों,
इसकी शब्दावली को लेकर के मैंने आपको बताया कि प्रारंभ में कुछ समस्याएं आपको हो भी सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप आगे के लेक्चर्स, काफी रोमांटिक लेक्चर आने वाले हैं जब हम ट्रायंगल्स को पढ़ाएंगे, आपको किसी भी चीज को कुछ रटना नहीं पड़ेगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल दिमाग में होंगे। सिर्फ आपको एक चांदा, एक पेंसिल, एक प्रकार, एक पटरी आपको आपके पास रखनी है। कोई भी कॉन्सेप्ट हम आपको रटवाएंगे नहीं, आप खुद ही बोलेंगे नहीं सर ये चीज हमको समझ में आ रही है, सब चीज हमको अच्छे से समझ में आ गई। ज्योमेट्री आपकी बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी, कोई भी समस्या आपको होने वाली नहीं है। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, शब्दावली को थोड़ा सा बार बार दोहराएं, मनन करें, चीजों को गहराई से समझने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।